मनोज मंडावी लगातार जीतते रहे हैं पिछले चुनावों में, और इसके बाद जब इनकी आकस्मिक मौत हो गई तब इनकी पत्नी ने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया। कि भानु प्रतापपुर सीट वह सीट है जो बस्तर की 12 सीटों में सर्वाधिक प्रत्याशियों वाली सीट है। हमारी पार्टी जहां अपना डंका बजा रही है। गौतम उइके हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पिछले बार ब्रह्मानंद नेताम के नाम पे हंगामा हुआ और आज उनको कोई पूछ नहीं रहा है। झारखंड की पुलिस भी उनको नहीं खोज रही, हम सुन रहे हैं। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों की इज्जत दांव में लगी थी, और इसलिए भी दांव में लगी थी क्योंकि उसके बाजू वाली सीट पर जब उपचुनाव हुआ था तब मंतूराम पवार कांग्रेस के कैंडिडेट हुए थे, वहां पर खेल हो चुका था। यहाँ इस बार कांग्रेस ने खेल कर दिया था उपचुनाव में। हाँ नहीं, कांग्रेस ब्रह्मानंद को एक तरह से झारखंड और प्रकरण में जोड़ के जी। सावित्री मनोज मंडावी वो मुकाबले में रहती हैं या गौतम उइके टक्कर देते हैं अकबर खुर्राम का नाम तो आपने सुना ही। इसके अलावा और कोई ऐसा मुद्दा अगर लगता है संक्षेप में बताइए जो इस चुनाव में भानु प्रतापपुर सीट चाहता हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो सावित्री मनोज मंडावी का जो व्यक्तित्व है बहुत सरल विदुषी महिला है, लेकिन लीडरशिप के मामले में उनकी जो कनेक्टिविटी है वो गजब की है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्र और बस्तर में मतदान के बाद चुनावी चर्चा की बातचीत का सिलसिला हमारा जारी है। हमारे साथ बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे भानु प्रतापपुर सीट पर। बस्तर संभाग के उत्तर बस्तर की ये महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पर अगर आप देखें तो मनोज मंडावी लगातार जीतते रहे हैं पिछले चुनावों में, और इसके बाद जब इनकी आकस्मिक मौत हो गई तब इनकी पत्नी ने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और उनको भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस ने उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया और वो यहाँ एक बेहतर मार्जिन से जीत कर आई, वो भी तब जिस समय यहाँ पर आरक्षण का मुद्दा गर्म था और सर्व आदिवासी समाज की तरफ से एक अन्य प्रत्याशी अकबर खुर्राम के रूप में यहाँ पर उतारे गए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस यहाँ पर अपने दमखम दिखाने में कामयाब रही। परंपरागत तौर पर इस सीट को कांग्रेस ही माना जाता है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी समय समय पर यहाँ पर जीतती रही है। कुछ और ऐसे रोचक फैक्ट हैं क्या संतोष जी इस भानु प्रतापपुर विधानसभा की बात करें अगर तो? देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो भानु प्रतापपुर में पहले हम 3 प्रमुख दलों की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये, सावित्री मंडावी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उपचुनाव में जो अपने स्वर्गीय पति मनोज मंडावी के स्थान पर जिन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था और विधायक बनी 2022 में, उन्हें ही कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। भाजपा से नया नाम गौतम उइके का यहाँ पर आ रहा है। और तीसरे जो बहुत सशक्त प्रत्याशी माने जा रहे हैं हमर राज पार्टी के, ये एक ही सीट है जहां पर ये हमर राज पार्टी का नाम पार्टी जहां अपना डंका बजा रही है कह सकते हैं। लेकिन यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि भानु प्रतापपुर सीट वह सीट है जो बस्तर की 12 सीटों में सर्वाधिक प्रत्याशियों वाली सीट है। 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंद्र भी मैदान में है। अच्छा, 4 निर्दलीय भी हैं इसमें? 4 निर्दलीय भी हैं। ये पहली AB निर्दलियों में भी हाईएस्ट संख्या होगी ये निर्दलियों में बस्तर संभाग कम संख्या है या बस्तर संभाग में। और इस सीट में निर्दलीय चुनाव लड़ने की एक परंपरा भी रही है। संभवतः उससे प्रेरित होकर अनेक लोगों ने नामांकन दाखिल किया होगा। मनीष जी, क्या लगता है इसमें? गौतम उइके हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पिछले बार ब्रह्मानंद नेताम के नाम पे हंगामा हुआ और आज उनको कोई पूछ नहीं रहा है। झारखंड की पुलिस भी उनको नहीं खोज रही, हम सुन रहे हैं। नहीं, देखिए, जो उपचुनाव हुआ था वो तो बड़ा दिलचस्प था क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों की इज्जत दांव में लगी थी, और इसलिए भी दांव में लगी थी क्योंकि उसके बाजू वाली सीट पर जब उपचुनाव हुआ था जिस पर मंतूराम पवार कांग्रेस के कैंडिडेट हुए थे, वहां पर खेल हो चुका था। बिल्कुल। तो बाजू की सीट होने की वजह से और उपचुनाव होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने भी उस सीट पर अपनी एक मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन यहाँ इस बार कांग्रेस ने खेल कर दिया था उपचुनाव में। हाँ नहीं, कांग्रेस ब्रह्मानंद को एक तरह से झारखंड और प्रकरण में जोड़ के जी। झारखंड के प्रकरण में उनको जरूर वांटेड किया गया, पर
चुनाव खत्म होते ही वो पूरा मुद्दा भी गायब हो गया। तो वो चुनावी था, वो ऐसा लगता है, अब चुनावी था या गंभीरता कितनी है उसके बारे में अपने को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है जी। पर जिस तरीके से वो हाइप क्रिएट किया वो मुद्दा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चुनावी हवा उस मुद्दे ने निकाल दी। गंभीर था आरोप, वैसे वो आरोप भी गंभीर था। दूसरा मामला एक ये था कि देखिए ये एक वो सीट है भानु प्रतापपुर जहां पर पिछले चुनाव में सर्व आदिवासी समाज बतौर सामाजिक रूप से अपना बोलबाला स्थापित किया और वहां पर बिना दल गठित किए समाज के नाम से उन्होंने प्रत्याशी खड़ा किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर ये चुनाव कभी भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ से देवलाल दुग्गा जो भारतीय जनता पार्टी के काफी कद्दावर नेता माने जाते थे, उन्होंने लगभग दो बार से अपने आप को विधायक निर्वाचित करवाया। तो कहीं ना कहीं अगर इस विधानसभा की भौगोलिक बात करें या सामाजिक समीकरणों की बात करें, ये एक ऐसी विधानसभा है जिसमें जिले का भी मुद्दा शामिल। आमतौर पर लंबे समय से दो प्रमुख चीजें आई हैं इसमें। एक तो रावघाट परियोजना के मुख्यालय को लेकर के नारायणपुर और भानु प्रतापपुर के बीच में विवाद खड़ा रहता है कि आखिर रावघाट जो रेल मार्ग है और रावघाट की जो परियोजना है पूरा जी, उसका मुख्यालय कहां बने, उसको लेकर के नारायणपुर और कांकेर जिले में भानु प्रतापपुर की दोनों की परस्पर दावेदारी रही है। हाँ। इसके अलावा जिले को लेकर के ये विधानसभा काफी मुखर रहा है। काफी लंबे समय से लोग ये महसूस करते रहे कि अब इसको जिला बनाया जाएगा, तब जिला बनाया जाएगा, और उसको लेकर के भी अंतागढ़ ब्लॉक और भानु प्रतापपुर ब्लॉक के बीच में विवाद है। खींचतान है। ये बड़ा रोचक आपको बताता हूँ, हम लोग जन कारवां पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रहे थे, ये 2018 के चुनाव के समय की बात है। तब जो अब दिवंगत हैं मनोज मंडावी, इन्होंने हमारे मंच से जब भीड़ जो देख रहे थे, सवाल आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, तो बड़ी दमदारी से ऐलान किया था कि अगर मैं जीतता हूं तो ये भानु प्रतापपुर जिला बनेगा, ये मनोज मंडावी का वादा है। और वो लगातार वायरल रहा। वो उपचुनाव में भी मैं देख रहा था कि वो वायरल चल रहा था। तो ये बड़ी मांग तो है। मैं जब प्रोग्राम वहाँ करते हैं हम, तब ये देखते हैं कि वहाँ के लोग इस मुद्दे पर घेराबंदी करते हैं कि भाई लोगों को ये जागरूकता है। ये जो 14 प्रत्याशी यही बता रहा है कि ये मतलब सामान्य सीट नहीं है बस्तर की। ये एक तरह से यहाँ पर राजनीतिक समीकरण, गुणा भाग, जो राजमाइश बहुत है, राजनीतिक जागरूकता बहुत है। इस पे देखिए दो प्रमुख कारण है। एक तो जब हम बस्तर की बात करते हैं तो बस्तर में वन एवं खनिज संपदा की हमेशा बातचीत होती है जी। कि किस इलाके में क्या है। उत्तर बस्तर का ये इलाका खनिज संपदा के और वन संपदा के नाम पर जो है बहुत रिच है, और यही कारण है आने वाले समय में जो सरकारों की रॉयल्टी देने का मामला हो या डीएमएफ का मुद्दा हो, तो कहीं ना कहीं इनके कारण जो डेवलपमेंट है वो उस इलाके की एक नई पहचान बनता है। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अगर इसके माध्यम से अगर ये संसाधन अपनी ओर ला पाए, तो जैसे रावघाट परियोजना अगर देख लें तो नारायणपुर और भानु प्रतापपुर के बीच में ये पूरी परियोजना है, और जिस तरीके से 6-7 डिपॉजिट है आने वाले समय में दक्षिण बस्तर में, जिस प्रकार की दंतेवाड़ा की स्थिति है, अगर ये जिला बना और नक्सलवाद जैसे ही खत्म होता है या नक्सलवाद की धमक कम होती है, निश्चित रूप से ये खदानें फिर से स्टार्ट होंगी और ये एक औद्योगिक पहचान बनाएगा। मुझे लगता है आने वाले समय में इसकी जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो काफी अनुकूल हैं। डेवलपमेंट का एक नया मॉडल जो है आप आने वाले समय में, इसीलिए लोगों के बीच में थोड़ी बड़ी हुई खींचता है। मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालता हूँ नरेश जी, जैसे कि कांकेर जिला में वर्तमान में भानु प्रतापपुर शामिल है। अब कांकेर जिले में अगर हम देखें तो एक चारमा ब्लॉक है, एक कांकेर ब्लॉक है, नरहरपुर है, भानु प्रतापपुर है, अंतागढ़ है, कोयली बेड़ा ब्लॉक है। तो यहाँ भानु प्रतापपुर मैंने भी उपचुनाव में देखा था कि वहां पर अनेक जगह पर, जब पिछले साल उपचुनाव हुआ था 2022 में, मनोज मंडावी जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जब चुनाव मैदान में थी, अनेक स्थानों पर यह पर्चा चस्पा था कि जिला नहीं तो वोट नहीं। जी। तो जिला का मामला उछला है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जब भानु प्रतापपुर से यह आवाज मुखर होती है कि हमें जिला चाहिए,
हाँ। तब पखांजूर जो कोयलीबेड़ा ब्लॉक का एक प्रमुख हिस्सा है, पखांजूर के लोग भी बोलते हैं कि हमको जिला चाहिए, अंतागढ़ बनाइए मुख्यालय। चारामा के लोग भी बोलते हैं कि हमको अलग जिला बनाइए, चूंकि हम बस्तर के प्रवेश द्वार पर हैं। तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत है कि जिला अब छोटे छोटे एक ब्लॉक, 1.5-2 ब्लॉक को मिला करके बनाया नहीं जा सकता, उतना संभव नहीं है। अच्छा, एक चीज और देखता हूं मैं कि जो राजनीति का केंद्र रहा है वो कांकेर रहा है, जिला मुख्यालय जो इनका, और इस जो भानु प्रतापपुर और अंतागढ़ की ये जो महत्वाकांक्षा है और ये इसका जो आधार है वो वहाँ पर जो खनिज संपदा और जो एक तरह से डीएमएफ का एक बड़ा फंड जनरेट हो रहा है आने वाले समय में, जिसकी संभावना दिखाई देती है, उसको लेकर ज़्यादा है। तो ऐसे में तो कांकेर उपेक्षित हो जाएगा, और यही वजह है कि वहाँ के जो राजनेता हैं, मुझे लगता है कि उनका पूरा फोकस ये है कि ऐसा ना हो कि कांकेर एकदम सूना रह जाए इन लोगों की मुद्दों को लेकर, और इस वजह से ये अड़चन बन रही है, एक टकराव कहीं ना कहीं भीतर भीतर है। क्योंकि मैंने देखा कि मेडिकल कॉलेज बनने की बात आई तो कांकेर में भाई हो सकता है भानु प्रतापपुर रख लेते हैं आप, भाई वहाँ से आपको संसाधन, और वहाँ अगर देखें तो आबादी का अनुपात भी लगातार बदल रहा है ये समीकरण, कोरर के आसपास रख लेते। चारामा आपका बॉर्डर एरिया है, धमतरी से लेके आगे तक का ये स्थान आपको नहीं मिलता है, तो ये ऐसा हो सकता था। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो नेता हैं, जो प्रमुख नेता हैं उन इलाकों के, वो इन चीज़ों को भी ध्यान देते होंगे, उनके जहन में ये बात रहती होगी। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं राजनेताओं से मिलकर के चलती है, और राजनेता कहीं ना कहीं जनता के प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं। और जो हमारे यहाँ आज की परंपरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो कहीं ना कहीं ये जिला मुख्यालयों का एक विशेषाधिकार रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के पूरे संसाधन जो है रायपुर और बिलासपुर दोनों मिलकर के बात लेते हैं, बस्तर सरगुजा जो गौड़ हो जाता है। ऐसे ही जो दूसरे जिले हैं या दूसरे जो इलाके हैं जहाँ पर प्रमुख रूप से उनको डेवलपमेंट देना चाहिए, बस्तर के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, आज एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज है, जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, दंतेवाड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। दंतेवाड़ा जबकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला है, ऐसे में उनके हक के मुताबिक चीजें नहीं मिलती। दूसरी बात, भानु प्रतापपुर की जहाँ तक बात आ रही है, भानु प्रतापपुर में जो ये जिला बनाने में जो अभी अड़चन है, ये सियासी अड़चन है, और सियासी अड़चन है और राज्य से अड़चन है। मुझे जो मेरी अपनी जो जानकारी है वो लगभग जिले के रूप में सारी चीजें वहां तैयार हैं, लेकिन नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को उसके अनुकूल क्रेडिट देने का जहां मामला है वो नहीं दे पा रहे हैं। अदरवाइज अगर उनके माकूल कोई व्यक्ति होता तो वो अब तक का जिला बन जाता। कई बार जो है हम लोगों ने मतलब जब 26 जनवरी को जो घोषणाएं होती हैं, मुख्यमंत्री का संदेश जो वाचन होता है, उसमें सरकार नए अपने जो उनकी घोषणा, प्रशासनिक उस पर घोषणा होती है, तो कई बार देखिए कांकेर को संभाग और भानु प्रतापपुर को जिला बनाने की लंबे समय से एक सुगबुगाहट प्रशासनिक क्षेत्र में ये कवायद चल रही है। लेकिन वो चीजें परवान नहीं चढ़ पा रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्रेडिट के अनुकूल माहौल नहीं मिल रहा जी। मैं जहां तक जानता हूँ सारी चीजें मतलब तैयार है, सिर्फ घोषणा की कौन क्रेडिट किसको मिलेगा इस बात को लेकर, इस बात को लेकर के। जी जी। अच्छा, अभी क्या स्थिति दिख रही है? अब चुनावी मैदान में 14 प्रत्याशी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव 2023 में सावित्री मंडावी पुनः भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित होंगी। इसके पीछे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वजह यह है कि 2022 में उपचुनाव में वो विधायक बनी, 2023 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो बतौर विधायक उन्हें बहुत कम समय मिला है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर जनता के मध्य में ये फीलिंग हर जगह होती है कि एक पूरा मौका दे, एक बार टर्म और पूरा कंप्लीट एक बार और अवसर दे दे। दूसरी बात, यहाँ से जो मनीष भाई जैसे बता रहे थे कि अब देवलाल दुग्गा जी का तो युग नहीं है, का भाजपा ने जो गौतम उइको को यहाँ प्रत्याशी बनाया है, उनकी आइडेंटिटी ज्यादा बस्तर संभाग में बहुत कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार निश्चित रूप से इस चुनाव में हुए होंगे। अब तीसरी बात अकबर कुर्राम की भी हम कर लें। अकबर कुर्राम वो हैं जो उपचुनाव में भी जिन्होंने बहुत टक्कर दिया था, और उनके उपचुनाव के समय में पर्दे के पीछे से जो लोग सक्रिय थे वो इस चुनाव में खुल करके समर्थन किए हैं।
तो अकबर खुर्राम भी एक एंगल हो सकते हैं, मुझे ऐसा वो लगता है। एक एंगल हो सकते हैं टिकट मतलब जो वोट काटने के लिए उनको, कि विजय के हिसाब से कह रहे हैं? विजय के हिसाब से नहीं, मुकाबले पे वो दिखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, सेकंड पोजीशन आपको लग रहा है? पोजीशन का टक्कर उनका हो सकता है। के भाजपा का परंपरागत मत चाहे भले प्राप्त कर ले, हाँ। लेकिन मुख्य मुकाबला मुझे ऐसा लगता है कि गौतम उइके जो भाजपा प्रत्याशी हैं और अकबर खुर्राम जो हमर राज पार्टी से हैं, रिटायर्ड IPS, इनके मध्य ही होगा। अच्छा, भाजपा तीसरे नंबर पे जाएगी। झगड़े में सावित्री मंडावी जी पुनः निर्वाचित हो जाएंगी, क्योंकि जनता की फीलिंग की बात भी मैंने बताया आपने जी। यद्यपि ये सीट वो सीट है जहां से आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे हैं जी। लेकिन वो 2018 में भी चुनाव लड़े थे और उसमें भी बतौर आम आदमी पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ही लड़े थे और 1000 से कम वोट पाया था जी। इसलिए अन्य प्रत्याशियों की स्थिति उतनी निर्णायक मजबूत नहीं प्रभावी नहीं दिखती जी। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है यहाँ का सियासी समीकरण थोड़ा सा डिफर है। 2022 में जो उपचुनाव हुआ उसमें हमारा पार्टी, जो आज हमारा पार्टी बनी है, उस समय आदिवासी सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि के रूप में निर्दलीय जो उन्होंने चुनाव लड़ा, क्या नाम उनका, अकबर खुर्राम जी, तो उन्होंने अच्छे खासे वोट हासिल किए थे। लेकिन उस जो उपचुनाव करीब 22,000 के आसपास, 22 से 23,000 के वोट थे। लेकिन देखिए, यहाँ पर विधानसभा चुनाव की, अगर इस विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये दोनों फैक्टर बड़े प्रभावी होते हुए दिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी और दूसरा हमर राज पार्टी। लेकिन इस बार जो है, मुझे जो जानकारी मिल रही है, मैंने जो वहाँ पर अभी पिछले समय जो मैं कांकेर गया था तो मेरी जो बातचीत हुई है उसमें ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि पिछले समय उनको एक संयुक्त वोट मिला था सरकार के खिलाफ आदिवासी समाज के आक्रोश के रूप में। तो उसमें आरक्षण के मुद्दे पर जो आक्रोश का मुद्दा भी था, उसमें सरकार का जो पेशा एक्ट था वो भी था। लेकिन इस चुनाव में चूंकि आम आदमी पार्टी खड़ी नहीं हुई थी और उसका वोट भी इसमें समाहित था, इस बार आम आदमी पार्टी का वोट अलग दिखाई देगा और इनका वोट अलग होगा। तो मुझे लगता है पिछले चुनाव में उनको जो वोट मिला था वो उस पर डिवीजन होगा। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के जो कोमल हुपेंडी हैं वो भी पहले नौकरी में थे, सहकारिता के क्षेत्र में थे, उन्होंने रिजाइन करके अपने आप आम आदमी पार्टी के साथ अपने आप को जोड़ा और प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बस्तर में या बस्तर के गरीब लोगों की एक जन आकांक्षाओं की पार्टी बनना चाह रही थी और उसके चलते इनको एक बड़ा चेहरा ये मिल गया था, इसलिए इनको कोमल हुपेंडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तीसरी बात जो है, अभी की जो स्थिति है, जो अभी चर्चाओं में है, मुझे लगता है कि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। तीसरे नंबर के लिए आम आदमी पार्टी और जो हमर राज पार्टी के बीच दोनों में वोट रहेगा और ये जो वोट कटेंगे ये कहीं ना कहीं हार जीत का अंतर निर्धारित करेंगे और जो आपका भी जो जनाधार है उस इलाके में बड़ा है, वो काफी बढ़ा है। और शायद मैं जहाँ तक जानता हूँ अपने यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो में एक अधिकारी हुआ करते थे जो जैसे भी रिटायर हो गए, नेगी, तो शायद उनके रिश्तेदार हैं ये कोमल हुपेंडी, तो उनका भी अपना एक बड़ा आधार है और मुझे लगता है इन दोनों के मत जो है हार जीत का अंतर निर्धारित करेंगे। जी, ठीक कहा मनीष जी आपने कि आम आदमी पार्टी तो लगातार वहाँ प्रयासरत रही है और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भानु प्रतापपुर को जिला बनाने प्लस इस सीट पर जो निर्णायक गणित रहा है, जो मनोज मंडावी जिसमें सिद्धस्त रहे हैं, उसका कारण चारामा रहा है जो इस विधानसभा का हिस्सा है। तो कोरर, चारामा, ये सब जो इलाका है ये ओबीसी वोट बैंक का भी बड़ा हिस्सा है। और अगर देखें कि अंतागढ़ कहें सामान्य और बाकी इन दो जगहों पर देखें तो ओबीसी वोट बैंक काफ़ी निर्णायक है, कांकेर और भानु प्रतापपुर में भी। तो ये जो भानु प्रतापपुर के दूसरे प्रत्याशी हैं, चाहे आप गौतम उइके कह लीजिए, अकबर खुर्राम कह लीजिए, इस लिहाज से कांग्रेस में थोड़ा मात खाते हैं मुझे लगता है। और इस बार यही वजह है कि गोविंदपुर में ये सभा रखी गई थी नरेंद्र मोदी की
और इसके साथ साथ जो भाजपा की रणनीति रही है वो भी ये रही है कि ये जो ओबीसी वोटर्स हैं उनको साधा जाए और साथ में जो प्रत्याशी है वो अपने इलाके का अगर वोट का कॉम्बिनेशन लेगा तो जीतेगा। गौतम उइके भी बिल्कुल एक तरह से युवा चेहरे हैं, कांकेर के दूसरे युवा, क्योंकि आशाराम नेताम की भी उम्र कम है और ये भी करीब 40-43 के आसपास की उम्र के बताए जाते हैं और जनपद अध्यक्ष जैसी प्रोफाइल है, मतलब जो आमतौर पे देखा जाए तो कमज़ोर प्रोफाइल मानी जाती है और वहाँ से इनको मौका मिला है। तो ये असरकारी रहेगा और ये जो फैक्टर है ओबीसी और यहाँ पर जो गौंड बहुल आबादी है उसका, ये कितना कारगर है लगता है आपको संतोष जी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की अपेक्षा बस्तर की अधिकांश सीटों पर अपने कैडर को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ती है जी। और यही कारण है कि कुछ अननोन टाइप के चेहरे भी हमारे सामने चुनावी मैदान में दिखते हैं, जिनमें से गौतम उइके, ठीक है, उनकी पृष्ठभूमि ये है कि जनपद अध्यक्ष रहे हैं और लेकिन जैसे कि एक और बात चर्चा में है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सेकंड और थर्ड जनरेशन को भी बढ़ा रही है। कहीं न कहीं से कांग्रेस के जैसे बहुत सारे युवा चेहरे रहे हैं इस चुनाव में भी और विगत चुनाव में भी। और 2018 में जो दिसंबर महीने में 11 सीटें जीत पाई कांग्रेस, उसमें कहीं ना कहीं से इस बात का योगदान तो रहा है कि कांग्रेस के फ्रेश चेहरे बनाम भाजपा के आजमाए हुए चेहरे, और उस फायदा को ध्यान में रखते हुए ही भाजपा ने इस बार 2023 में उसी रणनीति को पालन किया है। और जी, और ये ओबीसी वोटर यहाँ के ओबीसी वोटर का देखिए, मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि कांकेर लगभग कंप्लीट जिला छत्तीसगढ़ के टच में है। मैदानी क्षेत्र भी बहुत बड़ा है उसका। जैसे अगर हम भानु प्रतापपुर विधानसभा की बात करें तो लगभग चारामा जो ब्लॉक भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र का भाग है, यह तो मैदानी इलाका ही है जी। तो वैसी स्थिति में मैदानी इलाके में खेती के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और नरेश जी, आपको याद हो तो बहुत पहले बस्तर में एक संगठन अध्यक्ष होते थे रूप साहू, तो वो भी इसी इलाके के माने जाते थे। तो कांकेर, धमतरी, चारामा, ये जो बेल्ट है ये पिछड़ा वर्ग के बहुल क्षेत्र है, बहुल माना जाता है और पॉलिटिक्स में भी एक्टिव, पॉलिटिकली अवेयरनेस भी है। और ये लोग चुनाव में ठीक है लड़ नहीं सकते क्योंकि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है या सीटें हैं उनके लिए आरक्षित, लेकिन पर्दे के पीछे से निर्णायक भूमिका में तो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, इनके लोग रहते हैं जी। अच्छा, ये खास बात है कि मनोज मंडावी भी नथिया नवा गांव, क्योंकि कांकेर और चारामा के बीच ही पड़ता है, तो शायद ये ज़्यादा उस तरफ लोकप्रिय और सक्रियता अपनी पकड़ बना रखने में कामयाब रहे, है ना? मनोज मंडावी की जहाँ तक बात करें, देखिए मनोज मंडावी का जो राजनीति में जो प्रादुर्भाव हुआ वो कहीं ना कहीं अजीत जोगी के उसमें हुआ है। और ये युवा नेता होने के बाद भी छत्तीसगढ़, नवगठित छत्तीसगढ़ में गृह राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण ओहदे पर वो बने हैं, गृह राज्य मंत्री बने हैं, जिसके कारण इनकी अपनी लोकप्रियता इतनी जबरदस्त रही है। छात्र राजनीति से सक्रिय रहे, बस्तर में भी उनके अच्छे खासे समर्थक हैं और पूरा बस्तर इलाका, खासकर रायपुर में भी उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता रही है। तो कहीं ना कहीं उनका व्यक्तित्व जो है ना काफी प्रभावी रहा है और इस कारण वो इलाका, वो सीट जो है वो उनके कारण काफी लोकप्रिय रही है। लेकिन बाद में कालांतर में निष्ठा को लेकर के, कांग्रेस की निष्ठा को लेकर के, क्योंकि हाशिए पे चले गए, अजीत जोगी के समर्थक रहे हैं तो उनको एक हाशिए पर डाल दिया गया। लेकिन बावजूद उसके फिर वो उनको चुनाव में टिकट देना एक मजबूरी बन गई और वो अपना एक जीतने के बाद उन्होंने दबदबा बनाया फिर से बढ़ाया। और मैं ये देख रहा था कि इसी वजह से वहां पर काफी टकराव की स्थिति बनी रही माइनिंग एक्टिविटीज और ये सब में,
और एक तरफ जहाँ टीएसए ने गुट के कुछ लीडर्स जो है लोकल लीडर पे अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं मनोज मंडावी खेमे के रेत खदान का जो छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों में बवाल होता है, यहाँ पर भी ये बवाल काफी रहा है। रेत और आयरन ओर, ये दोनों खदानें जो है काफी विवादित रही हैं। जो छत्तीसगढ़ में जो ये घोटाला हुआ है अपना लौह एस की रॉयल्टी को लेकर के, डीएमएफ को लेकर के, उसमें काफी हद तक इसका भी नाम आया है। और ऐसी जो जानकारी आई है कि यहाँ के भी कुछ रिकॉर्ड जो है ईडी ने जब्त किए हैं। भानु प्रतापपुर के पास में एक जो खदान है, उस खदान को उसका एमडीओ करने के लिए, जैसे यहाँ पर अडानी को दिया गया था डिपॉजिट 13 का, ऐसे ही वहाँ पर एक बड़े कांग्रेसी नेता को दिया गया है। और उसमें एक जो आईएएस थे उनकी बड़ी भूमिका रही है, जो अभी जेल में है। इसकी भी छानबीन चल रही है। तो रॉयल्टी प्लस आयरन ओर की खदान और रेत की खदान, रेत का अवैध परिवहन, ये कांकेर जिले की अवैध गतिविधियों में और जो उगाही का प्रमुख कारण रहा है। और जिस प्रकार से अभी यहाँ पर जो यूनियन है, ट्रक यूनियन, उनका भी बड़ा योगदान है इस पूरे उसमें विधानसभा में लोगों का जनमत को प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ ट्रेड यूनियन ने भी यहाँ गौतम मुई को शायद समर्थन दिया है। तो अब जो राजनीति यहाँ पर हो रही है वो ये माइनिंग एक्टिविटीज, ट्रक यूनियन और ये सब फैक्टर भी यहाँ पर काम करने लगे हैं, जो कि एक निर्णायक असर डाल सकते हैं लगता है। नहीं, देखिए एक बात हमको और भी ध्यान देना चाहिए। भानु प्रतापपुर का इलाका जो है ना कहीं दल्ली राजहरा से लगता है। और दल्ली राजहरा में जिस प्रकार की माइंस की एक्टिविटी है और आयरन और जो दूसरी अन्य गतिविधियां जो माइंस से रिलेटेड है, वो उस इलाके में काफी तेजी से फली फूली है। और उसके कारण जो है वहाँ कई लोगों का प्रभा मंडल जो है वो काफी विस्तृत हुआ है। और वो अब प्रभाव जो है ना धीरे धीरे भानु प्रतापपुर के इलाके में दिखाई देने लगा है। जिस प्रकार से ट्रेड यूनियन हो, ट्रक यूनियन हो, रावघाट का मामला हो या भिलाई स्टील प्लांट का इन्वॉल्वमेंट हो, ये कहीं ना कहीं औद्योगिक स्वरूप लेता जा रहा है। और वर्चस्व की लड़ाई भी है, यही कारण है। मैं बार बार आज भी मैं बोलता हूँ, आने वाले 2 दशकों में भानु प्रतापपुर की स्थिति बस्तर के बेलाडीला से कहीं ज्यादा अच्छी होगी। और वहां से जो एक रास्ता कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से जुड़ता है, वो आने वाला हैदराबाद। एक और दिलचस्प बात बताऊं, जो भानु प्रतापपुर से अंतागढ़ से होकर के पखांजूर होकर के जो एक रास्ता हैदराबाद को जाता है, 650 किलोमीटर जगदलपुर से हैदराबाद है। और लगभग 600 किलोमीटर जो है वो मतलब कांकेर से हैदराबाद की दूरी आती है। तो वहां से कई लोग एक बाईपास करके जो वो जाते हैं, और इसलिए आंध्र का प्रभाव भी वहां पर दिखने लगा। अच्छा, अभी असर दिखने लगा है उसका, बिल्कुल जी। मुझे लगता है कि ये बस्तर के लिहाज से, बस्तर में जो औद्योगिक परिवर्तन की बात या डिमांड है, उसके लिहाज से भी ये विधानसभा सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि 2 चीज़ मुझे हमेशा ही बड़ी रोचक लगते रहे जब से पत्रकारिता में। एक तो इस सीट से लगा हुआ जो दल्ली राजहरा है, वहाँ पर जिस तरह से गोलीकांड हुआ, वहाँ के चर्चित जो नेता थे शंकर नुगुहा नियोगी, उनकी राजनीति और उनके बारे में पढ़िए तो बड़ा रोचक है। और अपना एक हॉस्पिटल है जहाँ 1 रुपए में श्रमिक वहाँ पर अपना आज भी इलाज कराते हैं। वहाँ जाके देखना बड़ा रोचक होगा, हर किसी को देखना चाहिए एक बार। दूसरी रोचक बात है कि जो दल्ली राजहरा, जहाँ आज माइनिंग स्टॉक खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से रावघाट की लीज जो है वो उत्खनन और उसका प्रोडक्ट जो है भिलाई स्टील प्लांट को दिया जाना है, वो दल्ली राजहरा की आबादी लगभग आधी हो चुकी है आज की तारीख में। तो मतलब जो शहर औद्योगिक उम्मीदों उससे उसकी संभावनाओं को देखकर बसाए जाते हैं, वो एक उदाहरण भी बस्तर को देखने को मिल सकता है कि जब वो लॉ एस के सारे संसाधन कम होते हैं तो वो शहर उजड़ते कैसे हैं, और साथ में वहाँ की स्थानीय समुदाय को आखिर क्या मिलता है, उस हिस्से में क्या उसका हक होता है या उसको क्या मिलता है। तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा। देखिए क्या होता है कि माइनिंग के जो क्षेत्र होते हैं, आमतौर पर वहाँ पर जो आबादी का अगर हम अनुपात देखें, चाहे आप बेलाडीला में देख लें, दल्ली राजहरा में देख लें, लगभग 40% फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती है,
जो वहां पर उस उद्योग व्यवसाय वो अपना यहाँ पर जीवन यापन करती है। अगर वो चीजें उनकी ठीक ठाक चल जाती हैं और जब तक चलती हैं तब तक रहते हैं, तब तक वो वहां रहते हैं। बाद में फिर वो दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लोटिंग जो पॉपुलेशन और फ्लोटिंग वोटर का अपना इन्फ्लुएंस हमेशा दिखाई देगा। और ये जो बड़ा दिलचस्प मामला है, आने वाले समय में आप भानु प्रतापपुर में भी देखेंगे और अंतागढ़ और नारायणपुर तक आएगा। ये पट्टी पूरी औद्योगिक स्वरूप लेने वाली है। अब ये हो सकता है 1 दशक लग जाए या 2 दशक लग जाए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा वहाँ का सिनारियो, वहाँ का परिदृश्य जो है बदलेगा। तो ये तो समझ में आया कि भाई सीट पर ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो बैकग्राउंड में काम करने जा रहे हैं। इसकी वजह से सावित्री मनोज मंडावी उन्होंने अपने नाम में जोड़ रखा है, सावित्री मनोज मंडावी। वो मुकाबले में रहती हैं या गौतम हुई के टक्कर देते हैं अकबर को, राम का राम तो आपने सुना ही। इसके अलावा और कोई ऐसा मुद्दा अगर लगता है संक्षेप में बताइए जो इस चुनाव में भानु प्रतापपुर सीट को प्रभावित करने जा रहे हैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि मैं उसी अपने बात पर कायम हूँ कि सहानुभूति का मुद्दा मिलेगा उनको, उन्हें सावित्री मनोज मंडावी को निश्चित रूप से सहानुभूति का फायदा मिलेगा। इसलिए कि उपचुनाव में जीतने के बाद भी वो मात्र 1 वर्ष ही विधायक रह पाई हैं और आम चुनाव है विधानसभा का, कांग्रेस ने पुनः प्रत्याशी बनाया है। तो चाहे बात हम भानु प्रतापपुर की तो कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान में किसी भी सीट पे देखें तो मतदाताओं की एक स्वाभाविक मनोवृत्ति ऐसे रहती है कि हमें दूसरी बार भी एक मौका देना चाहिए और वो जो फुल टर्म का मौका होगा वही व्यक्ति की सही परीक्षा करता है। जी, एक चीज जी और ऐड करूंगा कि ये पूरे बस्तर संभाग की 12 सीटों में अकेली कांग्रेस की महिला प्रत्याशी भी हैं। जी, है ना। जी। और मैं इनसे मिला हूं, मैं गौतम उइके से मेरी 2-4 मुलाकात हुई पर लंबी बातचीत नहीं हो पाई, भीड़ में ही मिले हम लोग कार्यक्रम के दौरान कभी। लेकिन इनसे मेरी मुलाकात हुई, ये मनोज मंडावी की तरह ही मुखर और उतना ही जबरदस्त कनेक्ट स्थापित करने वाली महिला हैं काफ़ी, क्योंकि शिक्षक रही हैं तो उस ढंग से भी काफ़ी योग्य हैं। तो आने वाले समय में अगर आप इनसे मिलते हैं तो ये प्रथम दृष्टया एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में काफ़ी प्रभावित करने में सक्षम है। आप इसको ऐसा मत समझिएगा कि मैं इनका पक्ष ले रहा हूं, क्योंकि अब तो वोटिंग हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बस्तर के जो प्रत्याशी जहां जहां लड़ रहे हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में भी बता रहा हूं, ताकि आप ये जानें कि ये प्रत्याशी कौन है, इनकी संभावनाएं भविष्य में क्या हैं। और आप देखिए, अगर ये इसी तरह से राजनीति में सक्रिय रहते हैं तो काफ़ी प्रभावी और बस्तर में महिलाओं के रूप में एक अच्छी कांग्रेस नेता के रूप में साबित हो सकते हैं। ये इनके अंदर क्वालिटी अभी तो दिखाई देती है, निश्चित तौर पे बाकी लोगों में भी होगी, पर जिनसे मैं मिला और जिनसे बातचीत हुई उस हिसाब से बता रहा हूँ। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो सावित्री मनोज मंडावी का जो व्यक्तित्व है बहुत सरल विदुषी महिला है, लेकिन लीडरशिप के मामले में उनकी जो कनेक्टिविटी है वो गजब की है। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इस बात संतोष भाई की बात से इत्तेफाक उतना नहीं रखता कि उनको सहानुभूति मिल रही है। देखिए, सहानुभूति के बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं। एक बार जनता सहानुभूति पैदा करती है, सहानुभूति को जो है वो करती है, उसके बाद आपको अपना व्यक्तित्व दिखाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी 1 वर्ष का जो उनको कार्यकाल मिला है उसमें वो सहानुभूति से ज्यादा अपनी योग्यता का उन्होंने परिचय दिया है। तो वो ज्यादा प्रभावी होगा, वो ज्यादा प्रभावी है। मुझे लगता है अगर वो इस बार चुनी जाती हैं तो उनमें उनकी योग्यता का जो है वो काफी बड़ा योगदान होगा। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, देखिए वहाँ का चुनाव भी काफी हद तक फंसा हुआ है। नो डाउट उनकी योग्यता अच्छी है और मतलब उनको लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन हमको ये बात भी नहीं बोलना चाहिए कि पिछली बार जब उपचुनाव हुआ उस उपचुनाव में पूरे प्रदेश के कांग्रेस दल उनके साथ थे और वहां पर भरपूर प्रचार किया, लेकिन मंत्री वगैरह सब बावजूद भी मात्र 17,000 की लीड से वो चुनाव जीती। आज की डेट पर चूंकि सभी विधानसभाओं में चुनाव है, सारे कैंडिडेट और उनके समर्थक सब अपने अपने इलाकों में फंसे हुए हैं, ऐसे में
अगर ये कोई मतलब उनकी जीत होती है तो मैं मानूंगा कि ये उनकी खुद की जीत है, उनके व्यक्तित्व की जीत है जी, और कहीं ना कहीं से वो आने वाले समय में वो लगता है मजबूत नेता जी विरासत को, मनोज मंडावी की विरासत को आगे बढ़ाती हुई दिखाई देंगी और मजबूत सशक्त कांग्रेस नेत्री के रूप में वो सामने दिखाई देंगे। जी, मैं दो बातें ऐड करूंगा। एक तो जब इनका टिकट दोबारा घोषित हुआ तब जो वहाँ के कांग्रेसी थे वो सारे के सारे एकजुट होकर विरोध करके ये कह रहे थे कि एक ही परिवार से कब तक टिकट। बाद में उनमें से 11 तो मेरे ध्यान में करीब विरोध में 14 या 15 के आसपास लोग गए थे शिकायत करने के लिए, लेकिन उनमें से 11 लोगों ने इनके समर्थन में इनके नाम पर सहमति दे दी, जो इनकी प्रबंधन क्षमता को भी दिखाता है। ये भी बड़ा रोचक है। टिकट ये फाइनल होने से जस्ट पहले की बात है। दूसरी बात, सहानुभूति के मामले में एक उदाहरण और हम देख चुके हैं। देवती कर्मा एक बार चुनाव जीती, ये सहानुभूति चली गई और फिर दोबारा वो हार गई। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप दोनों का ऑब्जर्वेशन इस मामले में बिल्कुल सही कि सहानुभूति का फैक्टर तो होता है, पर ये कितना प्रभावी रहता है, कैसे काम करता है, ये इस चुनाव नतीजे में भी देखने को मिल सकता है हमको। और इसके साथ साथ जो भानु प्रतापपुर की सीट है, इन मायनों में भी खासी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर लगातार जो अलग अलग दल हैं अपनी उपस्थिति, मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वोट शेयर वो जरूर बहुत बेहतर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस बार जो अगर सर्ववादी दल जितने प्रत्याशी पूरे छत्तीसगढ़ में उतार रहा है उसमें ये एक अहम सीट है और यहाँ ये तय होगा कि आदिवासी समाज के नाम पर राजनीति करने के लिए जो धड़ा है वो कितना सशक्त साबित होता है, ये इस नतीजे से साबित होगा। तो भानु प्रतापपुर की सीट इन मायनों में खासी महत्वपूर्ण है। माना ये जा रहा है कि एज यहाँ पर कांग्रेस को है क्योंकि लगातार वो जीतती भी रही है, सहानुभूति का फैक्टर भी उनके साथ है और बिखराव को रोकने में भी यहाँ पर वो कामयाब रही हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक युवा चेहरे के साथ काम कर रही है और उसका जो ओबीसी वोट बैंक और वोट बैंक का जो कॉम्बिनेशन सेटअप है और एक युवा चेहरा है, इसके दम पर उसको लग रहा है कि ये सीट वापस वो जीतने में कामयाब रहेगी और पहले की तरह जिस समय देवलाल दुग्गा यहाँ से जीतते रहे हैं, ये सफलता इस इलाके में दोहराई जाएगी। अमर राज पार्टी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि वो अभी जीतने के सफर से कुछ दूर हैं, लेकिन ये समीकरण बदलने में सक्षम है।